नमस्कार अरुण जी। आज अपन ये कर रहे हैं कि आप स्टार्ट करोगे। सर। बोलने के बाद आप पहली टीचर का परिचय दे दोगे 2 लाइन में, मतलब पूरा मत बोलना उसके बारे में, बस एक समरी सी बोल देना 1 मिनट के अंदर। ठीक है फिर सर। उसका वीडियो दिखा देंगे। सर। फिर आप थोड़ा सा बोल लेना और सर। फिर उसके बारे में वीडियो दिखा देंगे। सर। और फिर मेरे बारे में बता देना, फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मैं तीसरी के बारे में बता दूंगा। थोड़ी देर सर। में चौथी के बारे में बता दूंगा और लास्ट में पांचवी दिखा देंगे। ठीक ठीक है। है, पहले दो मैं मेरे को बोलने हैं और बाकी के दो तीन आप करेंगे। ठीक है सर। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके बाय। अनूप जी शुरू करें। जी अरुण जी शुरू कर। विचार रूपी शब्दों को साथ मिलता है तो फिर बनती है बात। मन के उद्गारों को उद्देश्यों की भाषा में अंजाम मिलता है तो बनती है बात। आपके स्वरों को मेरी समझ की स्वीकार्यता मिलती है तो बनती है बात। प्रेरणा के पथों पर मार्गदर्शन के पद चिन्ह मिले तो बनती है बात। और जब मनचाहा मिल जाए, अंधेरों में उजाला मिल जाए, कठिन रास्ते में मार्गदर्शन का सहारा मिल जाए, तपती धूप में राहगीर को छांव रूपी संरक्षण मिल जाए, तो मन बोल उठता है, बन गई बात। बात बनती तब है जब बात होती है। बात अगर होती है तो फिर राह बन जाती है। और शिक्षा की बेहतर राह के लिए, जानने समझने सुनने सुनाने के लिए की चाह लिए हमारा ये कार्यक्रम है बात आपकी हमारी। और इस कार्यक्रम में हम आपको इसके साथ में कुछ अपनी कहते हैं जो अंतराल में नवीन होता है, घटित होता है, अपेक्षित होता है, तो सुनते हैं आपकी, आप में से बेहतरीन शिक्षकों की जुबान से, जो बाकी सब के लिए आवश्यक और उपयोगी होता है। इसके अलावा भी इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे शिक्षा सचिव महोदय अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हम सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और विभाग के तमाम अभिभावकों के लिए अपनी मार्गदर्शन रूपी है वो दिशा हमें देने का प्रयास करते हैं। पिछले 2 एपिसोडों में हमने उनके मार्गदर्शन से अनेक बातें सीखी है और आज हम लोग फिर से एक बार हाजिर हैं आप लोगों को इसके सामने लेकर के अपना ये कार्यक्रम जिसका नाम है बात आपकी हमारी। और हमारे इस कार्यक्रम में आज हम लेकर के आए हैं कुछ हमारे बेहतरीन शिक्षकों को जो आपके साथ में हम लोग साझा करेंगे जिनके किए गए कार्यों के बारे में। सबसे पहली बार जो हमारे साथ में शिक्षक है के रूप में एक प्रधानाचार्य हैं जिनका नाम है रजनीश शेखावत। ये रजनीश शेखावत जोधपुर की महात्मा गांधी विद्यालय में कार्यरत है प्रिंसिपल के रूप में। और इन्होंने राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त किया है और इनके बहुत सारे कार्य ऐसे किए गए हैं जो कि हम सबके लिए प्रेरणा की दिशा देते हैं। तो मैं इनका एक छोटा सा वीडियो है वो आप लोगों के साथ में साझा करता हूं और दिखाता हूं कि रजनी जी ने किस तरह से हम सब लोगों को है वो मार्गदर्शन दिया है और हमें क्या सीखना चाहिए रजनी जी से। तो प्लीज इनका वीडियो चलाया जाए। नमस्ते। मेरा नाम रजनी शेखावत है और मैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल बीजेस जोधपुर में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य हमने किए हैं जो हम अपना अचीवमेंट मान सकते हैं, जिसमें दो प्रमुख एरियाज रहे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और दूसरा जो बालकों का सर्वांगीण विकास। सबसे पहले जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट की है उसमें मैं मेरे विद्यालय की पूर्व स्थिति के बारे में बताना चाहूँगी, जहाँ पे हमारे पास में मुश्किल से 4-5 कमरे थे और 127 का नाम एनरोलमेंट था। लेकिन आज हमारे विद्यालय में कम से कम सभी सोर्सेज के द्वारा करीब करीब 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है। और रिसेंटली अभी हमने 6 या 7 स्मार्ट क्लासरूम्स हमारे स्कूल में रेडी किए हैं। 2 और पाइपलाइन में है क्योंकि बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना ज़रूरी है। इसके बाद में हमने जो एकेडमिक्स पे काम किया था उसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक क्वालिटी एजुकेशन इन्हेंस करना, जिसके लिए हमने हमारे विद्यालय में पिछले 4-5 सालों से सैटरडे एक्टिविटी हो रही है और सैटरडे एक्टिविटी के साथ में वर्कशीट्स डिज़ाइन की गई बच्चों के लिए और उन वर्कशीट्स पर काम हो रहा है। पपेट थिएटर
स्टोरी टेलिंग और अन्य इनोवेशंस जो 1 to 5 क्लासेस में हो सकते हैं, उसके बहुत सारे प्रयास हमारे विद्यालय में किए गए। TLM वर्कशॉप्स हमने अपने नोडल टीचर्स के लिए अरेंज करी और विद्यालय में करीब करीब सभी सब्जेक्ट्स पर TLM तैयार किया गया और उन TLM से बच्चों को पढ़ाया जाता है। उसके बाद में हमने एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम लिया और स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारी स्किल्स हमने बच्चों को सिखाई, जिसमें लिपन आर्ट था और भी कई चीज़ें थी। लिपन आर्ट था, बेकिंग स्किल्स थे और इसके लिए हमने पहले खुद की स्किल डेवलप करी और मैंने खुद ने और मेरे 1-2 टीचर्स ने खुद की स्किल्स डेवलप करी और उसके बाद में हमने अपने बच्चों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया। तो बस एक ही चीज़ है कि अगर हम कुछ कोई करना चाहते हैं तो हमारे सामने इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी वेरी ready with all the things, and what I feel is that if you have a skillful principal, a skilled principal and a skilled teacher, you can bring any difference in the society. जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है और जहाँ चाह नहीं होती वहाँ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हम उन समस्याओं को ध्यान नहीं देते हुए अपने कार्य पर ध्यान दें और अच्छा काम करें, हमारे विद्यालयों को एक बहुत अच्छी जगह बनाएं जहाँ पे हम भारत के फ्यूचर सिटीजन्स को तैयार कर सके। थैंक यू। ये थी रजनी शेखावत, जिन्होंने अपने विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतरीन काम किया और विभाग ने भी उनके इन कार्यों को बहुत सराहा है। इन्हें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शिक्षण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अंग्रेजी पढ़ाने में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसके अलावा भी इनका विद्यालय है वो 5 स्टार रेटिंग पे रहा। आपने सुना ही अभी इनसे कि इन्होंने अपने 5 कक्षाओं को बना दिया है स्मार्ट कक्षाएं और ये जो स्मार्ट कक्षाएं हैं वो हमारे आने वाले समय की एक जरूरत है। बेहतरीन शिक्षकों द्वारा बेहतरीन शिक्षण है वो प्रारंभ रहेगा इनके इन कार्यों से। एक बात और इन्होंने की थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। हमारे पिछले साल भर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में जो लर्निंग लॉस है उसको पूरा करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, और उसके तहत है इस बार भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है और आप सब शिक्षकों से अपेक्षा है कि हम विद्यार्थियों को दक्षता आधारित शिक्षण में निपुण बनाएं, उन्हें कॉन्सेप्ट का ज्ञान भी हो। अब चूंकि गाइडलाइन निकल गई है और पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है और इस प्रक्रिया में प्रारंभ होने में हमें जो है वो अपना कार्य पूर्ण करना होगा। कैसे पूर्ण करना होगा? हमने आज आप लोगों के साथ में वर्कशीट शेयर की है। ये वर्कशीट है प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक को, जो विषयाध्यापक है वो इसे लेगा। जब तक आपकी वर्कबुक नहीं पहुंच रही, आपका अध्ययन जो है प्रथम 3 कालांश में वही अध्ययन होगा जो कि आपका क्लस्टर वर्कबुक की सहायता से होता था, यानी कि एड ग्रेड के साथ में बैक ग्रेड का भी शिक्षण कार्य प्रारंभ हो। इसके अलावा जब ये काम पूरा हो जाएगा, पहले सप्ताह की वर्कशीट आप लोग पूरी करवा देंगे बच्चों से, तो फिर 3 से 8 तक के इन बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करवाया जाएगा और वह पिछली बार की तरह इस साल भी शाला दर्पण पे उसे अपडेट करना होगा। शाला दर्पण पे अपडेटेड यह जो कार्य होगा उसके बाद में समूहीकरण होगा और समूहीकरण के पश्चात आप लोगों को करना है काम पिछली बार की तरह ही, विद्यार्थियों में पीयर लर्निंग सब्जेक्ट विशेष की दक्षता आधारित और साथ ही साथ में टारगेटेड सपोर्ट करना होगा विद्यार्थी विशेष को, जिसके लिए वो आवश्यकता समझता होगा। और इस तरह से हमारा हिंदी, गणित और अंग्रेजी का शिक्षण है वो गत वर्ष की भांति ही हमें करना होगा। इस बार भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होंगे, लेकिन शिक्षकों से यह आग्रह कि जिस प्रकार पिछली बार आप लोगों ने कॉन्सेप्ट आधारित शिक्षण को अपना एक है हिस्सा बना लिया था और आप लोगों ने बड़े ही आनंददायी तरीके से गतिविधि आधारित शिक्षण किया था। बहुत सारी गतिविधियां आपने खुद इजाद की थी, बहुत सारी गतिविधियां हैं वो हमारे पास में उपलब्ध थी वर्कबुक में, बहुत सारी RKSMB के ऐप में। इसके अलावा डिजिटल वर्क शिक्षकों के द्वारा भी आपको बहुत सारे हमें गतिविधियां दी थी। तो किसी भी एक विषय वस्तु को अगर किसी एक गतिविधि से विद्यार्थी समझने में थोड़ा सा संघर्ष कर रहा है तो फिर
हमें आवश्यकता होती है कि हम बदल जाएं और दूसरी गतिविधि को उपयोग में लाएं। बस होना ये आवश्यक होता है कि विद्यार्थी आपको और आप विद्यार्थी को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वीकार करें, उसकी कही भी बात आपके समझ में आ रही हो और आपको उनकी कही भी बातें समझ में आ रही हो, तभी होता है आगे बढ़ने की बात। और यही बात करते हैं हम लोग हमारे इस कार्यक्रम में, बात आपकी हमारी में। आज हमारी दूसरी जो शिक्षिका है जिन्होंने भी बेहतरीन काम किया है, ये प्रबोधक है और सुदूर बाड़मेर जिले में काम कर रही हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा काम किया था कि इन्हें पूरे भारत भर में एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में इनाम दिया गया, पुरस्कृत किया गया। और मैं चाहूंगा कि इन शिक्षिका के किए गए कार्यों से भी आप सब लोग परिचित हों। और क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियों में कोई टीचर अच्छा काम करता है तो वास्तव में वो प्रेरणा के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। हम सब लोगों के उसके पद चिन्हों पे चढ़ना चाहिए। स्वाभाविक परिस्थितियों में काम करना बहुत आसान होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को साबित कर देना, यह पहचान है हमारी अगली शिक्षिका की, जो हमारे लिए एक आदर्श है, और उनका नाम है गीता देवी। गीता देवी है वो बाड़मेर के एक विद्यालय काम करती है, प्रबोधक के रूप में है। इनका स्कूल का नाम है मालियों का पास श्योपणी, और ये बाड़मेर जिले में है। और जब कवास में बाढ़ आई थी उस समय इन्होंने अपने घर में बैठने की जगह, जबकि पूरा कवास है वो पानी से भरा हुआ था, इन्होंने जाकर के पढ़ने पढ़ाने का जो अपना कर्म है उसको जीवित रखा। और एक गांव में एक टीले पे जाके, जहां बीएसएफ के लोगों ने गांवों को इकट्ठा किया था, रेस्क्यू किया था, वहां पर भी इन्होंने अपनी क्लासेस लगाई थी। तो सुनते हैं गीता देवी क्या कहती है, और गीता देवी से हम लेते हैं प्रेरणाएं। तो प्लीज गीता देवी क्या कहती है, वीडियो चलाया जाए। तो यहाँ के पेरेंट्स आते हैं तो वो बाहर जाते हैं, लेकिन स्कूल की बात जब तक नहीं पहुंचती है तो महिलाएं हमारी बात को समझती हैं। वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में कंधे में कंधा मिलाकर हमारा सहयोग कर रही है। इसलिए 2020 में नेशनल टीचर्स अवार्ड
गीता देवी का शायद वीडियो है वो सही तरीके से नहीं चल पाया। गीता देवी के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये प्रबोधक के रूप में है। वो पहले पैरा टीचर थी कवास के इस गांव में जिसका नाम था शोणी मालियों का पास। और वहां पर जब इनकी स्कूल में ये पैरा टीचर प्रबोधक के रूप में बाद में जो प्रबोधक बन गई थी उसमें काम कर रहे थे, तो कवास में जब बाढ़ आई थी तो इनकी स्कूल भी पानी में बह गई थी। तो इन्होंने अपने हिस्से की जो जमीन इनके हिस्से आई थी उस पर खुद ने स्कूल का निर्माण किया था, और निर्माण कर करके और बच्चों को घर घर से, क्योंकि उस समय जब बाढ़ आने के कारण से स्कूल में कोई विद्यार्थी आ नहीं पा रहा था और बीएसएफ के लोग इनको ऊंचे टीले पे ले जा करके और इनका टीचिंग का काम सब लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, तो इन्होंने अपने हाथ में रजिस्टर लेके घर घर से एक एक बच्चे को लाना शुरू किया और वहां पे बीएसएफ कैंप में भी इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और इनका साथ साथ में ये था कि ये जो इनका पैरेलल स्कूल, जो नया वाला स्कूल है जो इनकी जमीन पे बन रहा था, इनके सहयोग से बन रहा था, वो बन करके तैयार हुआ और इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो इस तरह की प्रेरणास्पद है जिन्होंने केवल पढ़ने पढ़ाने के लिए गीता देवी जो बाड़मेर की है वो बिल्कुल ही एक ठेठ देसी अंदाज में काम करती है, लेकिन साथ ही साथ में गांव वाले जो सामाजिक सरोकारों के साथ में जुड़ी रहती है। और सामाजिक गतिशीलता इतनी है कि जब इसने आगे बढ़कर काम करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने इनको सहयोग देना शुरू कर दिया। और सहयोग देना शुरू कर दिया तो ये विद्यालय है अब वो क्रमोन्नत हो गया, और क्रमोन्नत होकर के बाद में जो शिक्षाकर्मी विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय था वो उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ऐसी थी गीता कुमारी। तो मैंने गीता कुमारी के बारे में आपसे बात की और बात की थी रजनी शेखावत के बारे में। लेकिन जब हम कब कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें कोई प्रेरणा देता है, हमारे सर पे हाथ रखता है, पीठ थपथपाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और फिर हमारे काम के जो घोड़े हैं वो तेजी से दौड़ने लगते हैं। और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में मार्गदर्शन है, हमारी परेशानियों को हल करने वाला है, वो कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। और जैसा मैंने कहा जब बात की जाती है तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो पत्थर में लकीर की तरह खड़ी हो जाती है और हमारे दिल और दिमाग पे अमिट हो जाती है, और वो बात नहीं रह करके फिर ऐसी हो जाती है कि लोग बाग उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उससे पहले मैं एक बात जरा सी कहना चाहूंगा। कुछ समय पहले की बात है, हमारे सेक्रेटरी सर ने एक जगह एक भाषण में कहा था कि आपके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं 35 लाख बच्चे, वो 35 लाख बच्चे बच्चे नहीं हैं, वो सपने हैं, वो किसी के लिए दुनिया है। और हम शिक्षकों ने उन बच्चों में उन दुनिया जो किसी के सपने हैं उनके साकार करने का विचार बहुत सारे शिक्षकों के मन में आ गया होगा। वो अमिट बन के उनकी कही भी बात और बहुत सारे लोगों के स्टेटस में, मैंने शिक्षकों के स्टेटस में देखी, तो ऐसे जो प्रेरणा देने वाले जो वाक्य होते हैं वो कहीं ना कहीं जरूर जो संवेदनशील शिक्षक होते हैं उन लोगों को एक दिशा देने का काम करते हैं। और वो फिर अपनी दिशा में जहां काम करना होता है वो केवल अपने फायदे को छोड़ करके समाज और देश के हित के लिए काम करने और मानवता के हित के लिए काम करने का सोचने लगते हैं। तो बड़े खुश नसीब है इस बात के लिए कि हमारे जो सेक्रेटरी महोदय हैं वो हमारे साथ अपनी बात कहने के लिए इस कार्यक्रम में आते हैं और आप सबकी सुनते भी हैं, और जिन शिक्षकों के द्वारा उनके तक कोई भी बात पहुंचाई जाती है वो बात फिर कहीं ना कहीं अंजाम तक जाती है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मार्गदर्शक को, हमारे सेक्रेटरी सर को, इस कार्यक्रम के सूत्रधार को, आदरणीय नवीन जैन। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। और मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ जो दो टीचर्स की कहानी मैंने भी आपके मुंह से सुनी, उनके वीडियोस के जरिए सुनी। मुझे बहुत खुशी है और मैं इस बात से बहुत इम्प्रेस हूँ। और मुझे लगता है कि जो काम जीवन में मैं करने की सोच भी नहीं सकता और वो काम अगर कोई कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं अपने शब्दों में यही कह सकता हूँ कि काश हम भी उनके जैसे बन सकते। तो जो गीता कुमारी जी ने अपनी जमीन के 3 एकड़ दान करके स्कूल का निर्माण कराया है, मुझे लगता है कि ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे टीचर्स को हम लोग सम्मानित करवा पाए, हम नेशनल लेवल तक उनको इंट्रोड्यूस करा पाए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने कोई ना कोई प्रेरणा पाकर ऐसे काम किए हैं। और आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार प्रेरणा पा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा से अच्छा काम करना चाह रहे थे, हमेशा से चाहते थे कि हमारे
विद्यालयों के अंदर हम वो काम कर सके जिसके लिए हम लोग इस सेवा में आए थे। और मैं हर मीटिंग में, हर सेमिनार में, हर उद्बोधन में एक ही बात रिपीट करता हूं कि हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम आज जिस सेवा में काम कर रहे हैं, यहाँ हम किस उद्देश्य के लिए आए थे। मैं भी बार बार आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि मैं भी ये याद रखता हूं कि मैं 1999 और 2000 में जब तैयारी कर रहा था, तो शायद जिस उद्देश्य के लिए मैं तैयारी कर रहा था, उस उद्देश्य को मैं भूलता नहीं हूं। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, मैं जहां भी जाता हूं, आपके विभाग के लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, और यही कहते हैं कि सर आप इतने एनर्जी से काम कैसे कर पाते हैं। मैं परसों झुंझुनू में था, तो वहां पर मुझे कई लोगों ने ये पूछा, तो मैंने एक ही बात कही कि जब आपको ये याद रहता है कि आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, आप इस सेवा में क्यों आए थे, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपको मिलती है। और आप में से भी बहुत सारे लोग लगातार, सैल्यूट है ऐसे टीचर्स को। मेरे पास 3 टीचर्स का और बायोडाटा है, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे कि सरिता चौधरी जी, जो राजसमंद से संबंध रखती हैं और उन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया है। आइए उनका वीडियो देखते हैं और फिर मैं उनके बारे में बात करूंगा। सरिता चौधरी जी राजसमंद से खेड़ा, गांव खेड़ा में काम करती हैं। तो सरिता चौधरी जी के बारे में जानते हैं। मैं सरिता चौधरी झुंझुनू जिले की निवासी हूँ और वर्तमान में मैं राजसमंद जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलबस्ती काड़ा में कार्यरत हूँ। वर्ष 2016 में जब इस विद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई, तो सर्वप्रथम मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आई कि विद्यालय में बच्चे नामांकित तो थे, लेकिन विद्यालय 2-4 बच्चे ही आते थे। शुरुआत में तो ये समझ में नहीं आया कि किस तरह से बच्चों को स्कूल लाया जाए। फिर मैं धीरे धीरे बच्चों के पेरेंट्स से मैंने कांटेक्ट करना शुरू किया और उनको कन्विंस किया कि वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजें, और साथ ही बच्चों को भी समझाया, और उनके घर जब जाती तो बच्चों को साथ में ही पकड़कर स्कूल लाती थी। उन्हें दिन भर स्कूल में रोक कर रखना एक बहुत बड़ा काम था। लिखना पढ़ना सिखाना तो बहुत दूर की बात थी। उसके बाद में बच्चों को विद्यालय लाने के बाद उनको कुछ रोचक एक्टिविटीज करवाती, गेम्स खिलवाती और कविताएं बुलवाती थी, जिससे बच्चों को विद्यालय में मजा आने लगा और बच्चे रोज स्कूल आने के लिए उत्सुक रहते थे और स्कूल में उपस्थिति भी बच्चों की बढ़ने लगी। उसके बाद जो बच्चे नहा धोकर विद्यालय नहीं आते थे, चूंकि लगभग बच्चों के माता पिता हैं वो मजदूर वर्ग से संबंधित है, तो वो सुबह जल्दी काम पर चले जाते थे, तो ऐसे बच्चों को मैं विद्यालय में ही हैंडपंप पर विद्यालय समय से पूर्व पहुंचकर नहलाती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार वहीं कर देती थी। जिन बच्चों के बाल बड़े होते थे उनको मैं प्रति महीने नाई को बुलाकर और उनकी निःशुल्क हेयर कटिंग करवाती थी। साथ ही बच्चों को विद्यालय यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट, स्टेशनरी और जूते, जुराब, स्वेटर आदि भी मैं अपने खर्चे से उपलब्ध करवाने लगी। उससे बच्चों का रुझान विद्यालय के प्रति और बढ़ने लगा। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया से कुछ भामाओं से संपर्क किया और भामाशाओं ने मेरे विद्यालय में बच्चों के लिए टेबल कुर्सी, टीवी, जिससे स्मार्ट क्लास चालू की गई, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, कूलर, पंखे आदि का सहयोग किया। इन सब कार्यों के बाद मेरे मन में एक विचार आया कि बच्चे तो स्कूल से जुड़ गए हैं, डेली स्कूल भी आते हैं, अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं, साफ सुथरे बच्चे स्कूल आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि बच्चा 6 घंटे स्कूल जा रहा है तो वहाँ पे क्या सीख रहा है, स्कूल के शिक्षक उसको क्या पढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैंने हर महीने विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन रखा और साथ ही साथ मासिक मातृत्व सम्मेलन का आयोजन किया, क्योंकि बच्चा होता है उसको उसकी माँ के साथ पिता के बजाय ज़्यादा लगाव होता है, और एक माँ होती है वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है। मातृत्व सम्मेलन का आयोजन करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों की माताओं से मैं सीधा कॉन्टेक्ट कर पाती थी और बच्चे के बारे में मैं भी जान पाती थी और उनको भी उनके बच्चे के बारे में जानकारी दे पाती थी। विद्यालय में कुछ बालिकाएं ऐसी थी जो पढ़ने में तो होशियार थी, और मेरा विद्यालय है वो प्राथमिक विद्यालय है, तो 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद बालिकाएं आगे विद्यालय में किसी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होने के कारण या किसी अन्य प्रॉब्लम के कारण वो स्कूल में नहीं जा पाती थी। तो ऐसे बच्चों को मैंने चिन्हित किया और उनकी समस्याएं जानकर उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो मैं उनको उपलब्ध करवाती थी, और जहाँ तक वो पढ़ना चाहे उनकी पढ़ाई का संपूर्ण खर्चा मैंने वहन करने के लिए उनको गोद लिया, और तब से ये कार्य मैं निरंतर अभी तक कर रही हूँ। मैं आज जो भी हूँ, जैसी भी हूँ और जितना बेहतर कर पा रही हूँ, इसमें उन तमाम बच्चों का बड़ा योगदान है जिनके साथ मुझे शिक्षण कार्य करने का मौका मिला है। मैंने जिस भी काम को बच्चों के लिए किया या बच्चों के साथ किया, उसमें मुझे पूरी सफलता मिली है और उसमें मैंने तन मन धन से काम किया है। मैंने ये देखा और अनुभव किया है कि अगर हम किसी काम को पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। मैंने अक्सर ये भी सुना है कि इन बच्चों को कितना भी सिखा दो इनको कुछ नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चा सीख सकता है, हर बच्चा सीखना चाहता है, बस जरूरत है तो उसे निखारने की। धन्यवाद।
तो आप लोगों ने देखा सरिता चौधरी को झुंझुनू से संबंध रखती हैं और राजसमंद के ट्राइबल एरिया में काम करती हैं। और शायद हम में से कई लोग ये देखने के बाद मन में सोच रहे होंगे कि झुंझुनू से बिलोंग करने के बाद राजसमंद के इलाके में काम करके ये इतनी खुश कैसे हैं। तो ये एक तरह का कटाक्ष है, एक तरह का व्यंग है हम सबके ऊपर, जो ये सोचते हैं कि हम अगर अपने घरों के आसपास ही जिंदगी बिताएंगे तो हमारी जिंदगी बहुत खुशनुमा होगी, बहुत सफल होगी। सफलता देश के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में प्राप्त की जा सकती है। आपके मन के अंदर ये बात आनी चाहिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे औरों की जिंदगी में हैप्पीनेस आ रही है। कई बार हमें हमारी हैप्पीनेस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, आपको थोड़े अच्छे पल कम मिल सकते हैं, लेकिन अगर जीवन में हर कोई अच्छे पल चाहे तो फिर वो सबके लिए अच्छे पल रह नहीं सकते। कई लोगों को थोड़े से कम अच्छे पल जीने पड़ते हैं ताकि ज्यादा लोग अच्छे पल जिए। क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आप उतना पेन ले पाते हैं तन मन धन से बच्चों की सेवा करने का एग्जाम्पल? मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया कि सरिता चौधरी जी स्कूल में बच्चों को नहलाना, कपड़े वगैरह देना, उनको विभिन्न गतिविधियों से पढ़ना सिखाना सुनना आसान लगता है, करना बहुत मुश्किल है। तो मेरी तरफ से साधुवाद ऐसे टीचर्स को, सैल्यूट ऐसे टीचर्स को। और मैं अब बात करूंगा हमारे अगली मेहमान हैं मैमुना खान जी, जो अंग्रेजी की प्रबोधक हैं और प्रतापगढ़ जो हमारा एक ट्राइबल जिला है उसके पीपल खोप में खबर चौकी विद्यालय में काम करती हैं। और इनके बारे में जब ये अपने बारे में बात कर लेंगी तो मैं इनके बारे में फिर उसके बाद आपसे बात करता हूँ। आइए सुनते हैं मैमुना खान जी से उनके काम के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं मैमुना खान, क्वालिफिकेशन एमए इंग्लिश लिटरेचर बीएड और एट प्रेजेंट मेरी पोस्टिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंवर चौकी में है। अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो अचीवमेंट्स की बात करने से पहले मैं एक कोटेशन से अपनी अचीवमेंट्स शुरू करना चाहती हूँ। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, दिस इज माई मोस्ट लवेबल कोटेशन। अब मैं अचीवमेंट्स की बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं एक एसआरजी हूँ, स्टेट रिसोर्स पर्सन इन लाइब्रेरी, और एनएएस नेशनल अचीवमेंट सर्वे में मॉड्यूल निर्माण में मेरा योगदान रहा, और उसके बाद एनएएस के टेस्ट आइटम में भी मेरा योगदान रहा। उसके बाद अगर अपन और आगे बात करते हैं तो मैं एजुकेट गर्ल्स स्पेशली ये प्रोग्राम चलाती हूँ, और सेव एनवायरमेंट सेव अर्थ में एक बच्चा एक पौधा द्वारा हम पूरे पीओ में और अपने स्कूल के आसपास में हम प्लांटेशन करते हैं। स्पेशली गांव और मेरे स्कूल में हम ज़्यादा करते हैं, और मेरा पैशन है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना। तो अभी मैंने 2 लड़कियां जो 8th पास हो गई थी और वो आगे नहीं पढ़ना चाह रही थी, मैंने उनको उनके पेरेंट्स से बातचीत करके अभी हॉस्टल में उनको एडमिशन दिला दिया है, और वो बच्चियां अच्छी पढ़ रही है। अगर भामाशाहों की बात करें तो मैं अपनी भामाशाह फ्रेंड से बात करके अभी मेरे स्कूल में मेरे ही फ्रेंड ने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन करवाया, वाटर प्यूरिफायर लगवाया, और एक अभी रूम अंडर कंस्ट्रक्शन में है। उसके बाद मेरी कई फ्रेंड्स और बहुत सारे भामाशाह टाइम टू टाइम उनको स्टेशनरी आइटम्स भी बच्चों को देते रहते हैं। और उसके बाद हम लोग किचन गार्डनिंग भी करते हैं। हमें किचन गार्डनिंग करना बहुत पसंद है। हमारा किचन गार्डन बहुत कंवर चौकी का बहुत अच्छा है। और लेडीज से अगर गांव की महिलाओं की बात करें तो मैं गांव की महिलाओं से काफ़ी घुली मिली हूँ। वहाँ की लेडीज बहुत हेल्पिंग नेचर की है। मैं भी थोड़ा सा भी जब भी टाइम मिलता है मैं उनके बीच में बैठती हूँ और उनको लिखना पढ़ना सिखाती हूँ। लेडीज गांव वालों से मिलने का अपन को ये बेनिफिट है कि वो बच्चों से भी जुड़े रहते हैं, और बच्चे उनको बताते हैं कि अब आप ये लिखिए, ये कल लिख के लेके आना। तो ये हमारा एक अच्छा प्रोग्राम है। और चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारे चैलेंजेस, सोशली इकोनॉमिकली बहुत प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मैं चैलेंजेस की तरफ नहीं देखती हूँ। दिस इज नॉट एनी हिंड्रेंस फॉर मी। मेरा पैशन है बच्चों के लिए काम करना, अपने गांव के लिए काम करना, क्योंकि अपना मकसद है, जिस मकसद से अपन आए हैं वो अपने उस मकसद को पूरा करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। मैं अपना काम करती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। तो मैमुना खान जी को आप सबने सुना और आपने देखा कि जब हम
कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जो वाकई में यूजफुल होता है सोसाइटी के लिए, तो बताने वाले के चेहरे पर एक चमक होती है। और मैं कहता हूं कि दुनिया में अगर कभी जलना है, कभी ईर्ष्या करनी है, तो इस चमक से ईर्ष्या करिए। क्योंकि दुनिया में हर चीज बाद में कमाई जा सकती है, लेकिन जो चेहरे की चमक है, और वो भी ईमानदारी से, बिना स्वार्थ के, एक ट्राइबल एरिया में लोगों को सिखाने की ललक की जो चमक है, मेरे ख्याल से उसका कोई मैच हो नहीं सकता। और डेफिनेटली मुझे भी ईर्ष्या होती है जब मैं देखता हूं कि लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी इतनी खुशी, एक अच्छी, लोगों को खुशी देने के बाद अपनी खुशी महसूस कर रहे हैं। तो क्या हम में से बहुत सारे लोग ये खुशी का मतलब समझ पाते हैं, या हम बहुत ही भौतिकतावादी चीजों में अटक गए हैं? एक आज के हमारी जो आखिरी मेहमान हैं, उसके बाद मैं अपनी बात भी करूंगा। मुझे लगता है कि उनको और सुन लेते हैं, क्योंकि वो भी वेट कर रही होंगी कि उनकी कहानी भी लोगों के सामने आए। और ये सारी कहानियां मुझ तक कैसे पहुंची, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कि मैंने फेसबुक पे, अपने पेज पे लिखा था कि क्या आप मुझे कुछ अच्छे टीचर्स से मिलवा सकते हैं। मैंने केवल इतना लिखा और सैकड़ों मैसेज मेरे पास आने शुरू हो गए कि इस इलाके में ये बहुत अच्छे हैं। दुर्भाग्य से कई लोगों का केवल नाम आया, उनका परिचय किसी ने नहीं दिया, ना उनके स्कूल का नाम दिया, ना उनका कोई कॉन्टेक्ट पॉइंट दिया। लेकिन जहां कहीं भी किसी बताने वाले ने उनके बारे में मुझे थोड़ा सा भी बता दिया, हमने उनके बारे में पता किया और उस कहानी को सही पाया। और हम लोगों ने समझा कि हम 5 लोगों को आज आप लोगों से मिलवाएंगे, क्योंकि 1 घंटे के लगभग हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो 5 से ज्यादा लोगों से मिलवाएंगे तो दूसरी बातें आपको नहीं बता पाएंगे। इसीलिए आज की 5वीं और अंतिम कड़ी में मैं सुनीता गुलाटी जी को आपके सामने पेश करता हूं, जो बीकानेर में जो वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बगीर है उसमें वरिष्ठ विज्ञान की अध्यापिका है। तो आइए सुनते हैं गुलाटी जी मैम से, सुनीता गुलाटी जी। नमस्कार, मैं सुनीता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधेर बीकानेर हूँ। वरिष्ठ अध्यापिका विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। 3 नवंबर 2017 का दिन मेरी जिंदगी का अविस्मरणीय दिन था, जब मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बधेर बीकानेर में विज्ञान की वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर पदोन्नति प्राप्त की। इन दिव्यांग बच्चों के साथ विज्ञान शिक्षण के दौरान मैंने यह महसूस किया कि इन बच्चों में एक अलग उमंग, उत्साह एवं वैज्ञानिक अभिरुचि है। चाहे प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन करना हो या वर्ण विक्षेपण का, चाहे पत्ते की संरचना का अध्ययन करना हो या फूल की संरचना का, ये बच्चे हर कार्य को प्रायोगिक रूप से स्वयं करना चाहते थे। इनकी इसी वैज्ञानिक अभिरुचि को सबके सम्मुख लाने का अवसर मुझे 2017 में RSCERT द्वारा आयोजित विज्ञान मेले में मिला। RSCERT द्वारा आयोजित विज्ञान मेलों में 2017 से 2023 तक लगातार ये विद्यार्थी लगभग 90 जिला स्तरीय एवं 20 राज्य स्तरीय इनाम प्राप्त कर चुके हैं। इनके द्वारा बनाए गए कुछ मॉडल जैसे रोबोटिक हैंड, ब्लाइंड स्टिक, इनोवेटिव चूल्हा, ये बहुत ही अधिक प्रशंसनीय रहे हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत भी इन दिव्यांग विद्यार्थियों ने जिला स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और एक विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर भी चयनित हुआ है। विज्ञान ही नहीं अपितु कला एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी इन दिव्यांग विद्यार्थियों ने सदैव अपना परचम फहराया है। चाहे गणतंत्र दिवस की सांस्कृतिक संध्या हो या दीपोत्सव के समय दीप निर्माण का कार्य हो, इन विद्यार्थियों द्वारा सदैव बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। साथ ही साथ इन दिव्यांग विद्यार्थियों द्वारा ई कंटेंट निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इन्हीं दिव्यांग विद्यार्थियों पर वैज्ञानिक नवाचार करने हेतु एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक बढ़ावा देने हेतु मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ मैंने दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कक्षा 5 के गणित विषय पर ई कंटेंट निर्माण, नेत्रहीन विद्यार्थियों हेतु ऑडियो बुक के निर्माण में, एबीएल किट में कक्षा 1 और 2 की सामग्री के निर्माण में, साथ ही साथ कॉमिक बुक के निर्माण में, ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के निर्माण में और विभिन्न RSCERT द्वारा आयोजित मॉड्यूल्स के निर्माण में भी अपना कार्य किया है। अभी मैं PM ई-विद्या चैनल हेतु ई कंटेंट भी बना रही हूँ। मैंने न सिर्फ इन दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु अपितु सामान्य विद्यार्थियों हेतु भी ई कंटेंट का निर्माण किया है। मेरे इस विद्यालय में हल्दीराम एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा
इस विद्यालय के नवीनीकरण एवं शैक्षिक नवाचार हेतु नवीन उपकरणों के लिए लगभग 60 लाख रुपए का एक भामाशाह राशि का योगदान किया गया है। इसमें भी मैं प्रेरक की भूमिका अदा कर रही हूँ। मेरा सदैव से ही एक ही प्रयास रहा है कि मैं इन दिव्यांग बच्चों को समाज की सामने इनकी प्रतिभा को विकसित कर सकूं, इनकी प्रतिभा को ला सकूं और समाज में इनकी प्रतिभा का परचम फहरा सकूं। धन्यवाद। तो ये आपके सामने अभी थे सुनीता गुलाटी जी। आपने सुना कि ये जो मूक बधिर बच्चों के लिए हमारा विशेष विद्यालय है, उसमें साइंस बच्चों तक पहुंचाने के लिए इनोवेटिव तरीके से प्रोजेक्ट्स बना के, मॉडल्स बना के उनके थ्रू काम करती हैं और बहुत सारे ई कंटेंट बनाने में भी ये मदद कर रही हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था कि मोहम्मद रफ़ी जी की एनिवर्सरी थी, तो मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो तो नहीं करता हूं, लेकिन उनके गाने मैंने भी सुने हैं और मैं सोच रहा था कि हजारों गाने उन्होंने गाए और उनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी, कई दशक पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन आज भी रेडियो पे या जहां कहीं भी, आजकल तो हर जगह गाने आप सुन सकते हैं, इतनी सारी एप्स हैं और आप उनके गाने सुन के दोबारा से उनको महसूस करते हैं। दोबारा आपके दिमाग में आता है मोहम्मद रफी, उनका चेहरा आपके जहन में आता है, जबकि वो तो उस समय तो सिंगर्स की शक्ल कोई देखता भी नहीं था। आजकल तो सिंगर्स भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं जितने एक्टर्स फेमस होते हैं, लेकिन जिन दिनों में सिंगर्स को सामने लाने का रिवाज नहीं था, उन दिनों में भी उनका चेहरा सबको पता था कि वो कैसे दिखते हैं। और आज जब भी उनका कोई गाना सुनते हैं तो हीरो का चेहरा तो ध्यान आता है, लेकिन उनका चेहरा भी ध्यान में आता है, क्योंकि उन्होंने अपने पग मार्क छोड़ दिए, उन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़ दिए अपनी आवाज के जरिए। तो आप में से कितने टीचर हैं जिन्होंने अपने पद चिन्ह छोड़ने शुरू कर दिए हैं? और अगर आप अपने पद चिन्ह आज 55 साल में, 58 साल में, और जल्दी आप रिटायर होने वाले हैं, अभी तक आप अगर नहीं छोड़ पाए हैं, या आप एक नए टीचर हैं, यंगस्टर हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि बहुत फर्क पड़ता है। ऐसे टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म देने में हमारे विभाग को, हमारे डायरेक्टरेट को, मुझे सचिव के तौर पे बहुत खुशी मिलती है और ऐसा मन करता है कि जैसे घंटों तक ये कार्यक्रम चलता रहे और ऐसी स्टोरीज मैं सुनाता रहूं और बीच बीच में मैं मेरी बात कहता रहूं। मैं खुद एंजॉय करता हूं इस टाइम को, ये मेरे लिए कोई मजबूरी नहीं है। पूरा दिन मैं 10 से 5, सवा 5 तक एक मीटिंग अटेंड कर रहा था और डायरेक्टली मैं इस प्रोग्राम में आया, तो मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं पूरे दिन से काम कर रहा था, क्योंकि ताजगी देने वाली है ये कहानियां ताजगी देती हैं। ये कोई मैनेज कहानियां नहीं है, ये कोई बहुत बड़े लोग नहीं है जो मैनेज कर सकते हैं। और शुक्र है कि इस चीज की भी कोई रिकमेंडेशंस नहीं होती हैं कि मेरी कहानी दिखाई दे। तो ये एक प्योर वर्क है, ये दिल से किए हुए काम है जो मुझे भी इंस्पायर कर रहे हैं, पूरे शिक्षा विभाग को इंस्पायर कर रहे हैं। और आप भी अपने नियम छोड़िए कि आपके जाने के आपके लोग जा सके, आप द्वारा शुरू की गई बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गतिविधियों की लोग बातचीत कर सकें। और विश्वास मानिए, मानव जीवन में आना जाना बहुत आसान है, जन्म होता है, हम एक मुकाम पे पहुंचने चले जाते हैं, लेकिन याद बहुत कम लोगों को रखा जाता है। तो क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं जिनको लोग लंबे समय तक याद रखें, हमारे जीते जी भी और हमारे जाने के बाद भी? तो वो प्रयास आज से शुरू करें। और याद रखिए, हम में से बहुत सारे लोग आज भी याद रखे हुए हैं कि हम इन सेवाओं में क्यों आए थे, और अगर हम भूल गए हैं तो याद करें दोबारा से कि जब आप 18 साल के थे, जब आप 20 साल के थे, तो आप खुद को कैसे देखना चाहते थे, और आपने आप जैसे देखना चाहते थे, क्या वो 18 साल का युवा जो आप खुद थे, आपको आज इस रूप में देखकर खुश होगा कि नहीं होगा? अगर वो 18 युवा देख के खुश है कि वेरी गुड यार, तो आज 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में अच्छा दिख रहा है, अच्छे काम कर रहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू, तो खुश हो जाए। ये आपका खुद का बहुत अच्छा इवेल्युएशन है, थर्ड पार्टी असेसमेंट कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 18 साल का युवा आपको देखकर नजरें चुरा रहा है, आपसे बात नहीं करना चाहता है, कुछ नाराज है आपसे, तो इसको सीरियसली लीजिए कि ऐसा क्यों है। क्या आपने उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया है? हम औरों की इच्छाएं तो कई बार पूरी नहीं कर पाते, लेकिन यार अपनी इच्छाएं तो पूरी करें। जो हम 18 साल 20 साल की एज में सोचते थे हम सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, कभी ऐसा तो नहीं है वो मौका मिलने पर हम इधर उधर हो गए हैं? मैं तो कहूंगा कि जांच लें एक बार। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब सुनीता गुलाटी, मेमूना खान जी और बहुत सारी ये स्टोरीज मेरे सामने आती हैं, और किसी ने भील बच्चों के साथ कुंभलगढ़ में, राजसमंद में काम किया है, और किसी ने अपनी 3 एकड़ जमीन दान में दे दी है, और किसी ने इंग्लिश बेहतर तरीके से पढ़ाई है, और किसी ने साइंस को अपना एरिया बना लिया है मजबूती का।
आपका एरिया मजबूती का क्या है। कोई आपसे पूछे तो आपने अभी तक की नौकरी में क्या किया है, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए। ये हमारी खुद से लड़ाई है, हमारे पास जवाब होना चाहिए, देने के लिए हमारे पास जवाब होना चाहिए, अच्छा जवाब होना चाहिए। और वो जवाब अभी तक अगर मैं तैयार नहीं कर पाया हूं, तो वो जवाब मुझे तैयार करना है। अभी मेरा वक्त है, मैं कर सकता हूं। इसी बीच में दो तीन बातें कर लेता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है जब मैं करीबन इतने हजारों की संख्या में टीचर्स और प्रिंसिपल्स और हमारे अधिकारियों से बात कर सकता हूं। तो एक तो मैं कहना चाहूंगा कि आईसीटी लैब बहुत जरूरी है। बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देना जरूरी है। आपके बच्चे भी कंप्यूटर सीख रहे हैं जहां कहीं भी वो पढ़ते हैं, तो इन बच्चों को भी कंप्यूटर सिखाना है। बहुत दुख होता है जब ये पता चलता है कि फोर्थ और फिफ्थ फेज की नई कंप्यूटर लैब्स भी हमारी लापरवाही या अनदेखी कहूंगा, लापरवाही भी नहीं, अनदेखी की वजह से बंद पड़ी है। तो क्या हम आईसीटी लैब्स को शुरू करने का मकसद अचीव कर सकते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों से कि समसा की गाइडलाइन हमने आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दी है, बहुत आसान बना दी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने ये समसा की गाइडलाइंस को वीडियो में चेंज किया है, इसके लिंक को आप देखें, आपके ग्रुप्स में वो लिंक आए हैं, बहुत आसान होता है। आप चाहें तो लिंक पे क्लिक करके यूट्यूब में जाके वीडियो देख लीजिए, या आपके फोन में जो स्कैनर होता है क्यूआर कोड को स्कैन करने का, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये गाइडलाइंस आपके लिए ही बनी है। ये गाइडलाइन किसी एक अधिकारी की या किसी एक टीचर के ही कस्टडी के लिए नहीं बनी है। इनको हर टीचर को, हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट को देखने का अधिकार है। तो हो सके तो समसा गाइडलाइन पर जो मेहनत हुई है वो कामयाब होनी चाहिए। हमारे यूट्यूब पर जो व्यूज हैं वो हजारों की संख्या में बढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। लाखों की संख्या में तो टीचर्स ही हैं, हजारों की संख्या में तो प्रिंसिपल्स ही हैं। अगर उतने लोग भी देखेंगे तो उतने व्यूज से पता लग जाएगा कि हाँ, जो मेहनत इतने लोगों ने मिलकर आप लोगों के लिए की थी वो कामयाब हो रही है। नो बैग डे, अभी तक आप नो बैग डे मनाते आ रहे थे, लेकिन गाइडलाइंस मैं पूछूं तो आप तक प्रिंटेड फॉर्म में नहीं पहुंची थी। एक खुशी की बात बताना चाहूंगा कि 2023 में नो बैग डे की गाइडलाइंस पर शानदार काम हुआ है, बहुत व्यवहारिक गाइडलाइंस बनी है, और इसकी किताब भी प्रिंट होकर तैयार कर दी गई है। और जल्दी ही ये किताब एक हफ्ते के अंदर मैं समझता हूं आप लोगों के हाथ में होगी। हर स्कूल की टोटल 3 किताबें बनाई गई हैं। पहली से 5वीं किताब के लिए एक गाइडलाइन, छठी से 8वीं क्लास के लिए एक गाइडलाइन, और 9वीं से 12वीं के लिए एक गाइडलाइन। अगर आपका विद्यालय 1 से 12 क्लास तक चलता है तो आपको तीनों गाइडलाइन मिलेंगी। अगर आप 1 से 8 विद्यालय हैं तो आपको 2 गाइडलाइन मिलेंगी। और बाई दी वे अगर आप 1 से 5 वाले वो थोड़े से बचे हुए विद्यालयों में से हैं तो आपको एक गाइडलाइन मिलेगी। इस प्रकार से 1, 2 या 3 नो बैग डे की गाइडलाइन आपको मिलेंगी। और कृपया करके जो मेहनत की गई है उन गाइडलाइंस को पढ़ के उसको साकार करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेहनत, घंटों की मेहनत उस पर लगती है, दिनों की मेहनत लगती है। नो बैग डे में ही जो 12 अगस्त आ रहा है, अभी आपको पता है कि आज सोमवार है और शनिवार को 12 अगस्त है, तो शनिवार है। तो इस शनिवार को मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किताब आप तक उसके बाद पहुंचेगी, लेकिन थीम मैं आपको आज ही बता रहा हूं, रोड सेफ्टी। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप चाहे स्कूल के प्रिंसिपल हों, या आप वहां ग्रेड 3 टीचर हों, या आप वहां कोई भी काम करते हो, ये बीड़ा उठाइए कि इस बार राजस्थान के सारे राजकीय विद्यालयों में हम लोग रोड सेफ्टी की बात करेंगे। आपने देखा होगा दिन रात इस तरह की खबरें आती रहती हैं, मोटरसाइकिल कार से भिड़ी 3 युवाओं की मौके पर मृत्यु हो गई, या आप देख रहे हैं कि 2 कारें आपस में भिड़ी और पूरे परिवार खत्म हो गए, या ट्रक के नीचे किसी युवा की मोटरसाइकिल आपको दिखाई देती है। बहुत दुख होता है। परिवार का एक युवा, और आजकल बच्चों को मोटरसाइकिल या स्कूटर या दूसरी चीजें हम 12-13 साल में ही पकड़ा देते हैं, और उनको चाबी तो पकड़ा देते हैं लेकिन काम की बातें नहीं पकड़ा पाते। तो इसीलिए फिर दुर्घटनाओं का शिकार हमारे बच्चे होते हैं। हेलमेट नहीं लगाते हैं, गलत साइड में चलते हैं। कोई भी कहानी सुनाइए, असली कहानी सुनाइए या कहानी बनाकर सुनाइए, लेकिन प्रेरित करिए हमारे युवाओं को, हमारे किशोरों को, जो हमारे किशोर हैं। मैं कहूंगा कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को बताना बहुत जरूरी है आज की डेट में कि गलत साइड चलने से आप केवल खुद के लिए रिस्क पैदा नहीं करते हो, आप बेचारे उसके लिए भी रिस्क पैदा करते हो जो सही चल रहा है। तो कृपया करके किसी परिवार के लिए काल मत बनिए। अगर बनना है तो जीवन बनिए। किसी को बचाइए, किसी को खून दीजिए अगर जरूरत पड़े, किसी के लिए एम्बुलेंस कॉल करिए 108 नंबर पे कॉल करके। लेकिन ये सारी बातें बताइए, मेरा आपसे आह्वान है। जो भी टीचर, जो भी आम नागरिक भी मेरी बात सुन रहा है, पास के स्कूल में जाइए और लेक्चर दीजिए। ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि युवा अपनी जान अकारण ना खोएं, या अकारण उनको जो है निशक्ता का सामना नहीं करना पड़े। पूरा जीवन उनके सामने होता है, उनका परिवार उन पर डिपेंड करता है। तो ये मेरा आह्वान है कि 12 अगस्त को पूरे राजस्थान में
जो नो बैग डे की थीम है, 8 से 10 कम से कम 2 घंटे के लिए हम मनन करें, चिंतन करें और ये बात बताएं कि सड़क सुरक्षा राजस्थान में क्यों जरूरी है। आप चाहें तो अपने पास के किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी बुला सकते हैं, आप किसी रोडवेज के कर्मचारी को बुला सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस या पुलिस से भी किसी को बुला सकते हैं। आई थिंक वो आपकी मदद करके खुश होंगे। तो मैं आप सबसे ये आश्वासन चाहूंगा, मैं आप सबसे वायदा चाहता हूं कि इस बार 12 अगस्त के दिन आप लोग सड़क सुरक्षा पर काम करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अनेक स्थानों पर ये चिंता प्रकट की है कि आजकल हमारी सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, वाहन बहुत तेज आ गए हैं, लेकिन लापरवाही भी उसी के साथ बढ़ रही है और हमारे युवाओं को अकारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, परिवार बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो कृपया करके इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये जो कहानियां हमने अभी सुनी हैं, मैं समझता हूं कि जितनी अच्छी ये कहानियां हैं, कुछ बड़ी बुरी कहानियां भी सुनने में आती हैं। अभी पिछले दिनों में हमारे स्कूलों के बारे में मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था, मुझे मुझे पढ़ के बहुत दुख हुआ कि कुछ लोगों की लापरवाही के कारण या अनदेखी के कारण जो होता है, हमारे पूरे डिपार्टमेंट को कितना नीचा देखना पड़ता है। लोग हमारे डिपार्टमेंट के बारे में गलत बातें करते हैं या वो हम सबको ऐसा मान लेते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है सभी लोगों से कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं अच्छा, तो हमारी पूरी कैटेगरी को, हमारी पूरी उस वर्ग को, हमारे पूरे उस विभाग को अच्छा माना जाता है। और वहीं अगर कुछ लोग गलतियां करते हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं, मैं देख रहा था कि इन दिनों में स्कूलों के अंदर कुछ छेड़छाड़ की घटनाएं हुई हैं, उनकी वजह से ग्रामीणों ने, आसपास के लोगों ने हंगामा किया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई एक जिले में। तो सोच के देखिए कि अगर हम समय रहते हुए अगर काम करते हैं तो कितना बचाव हो सकता है, अदरवाइज वो एक लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू बन जाता है। इसी तरह से छोटी मोटी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई आपकी कमी रह गई है, उसको आप पूरा कर लेते। इसके अलावा मैं कहूंगा कि मिड डे मील में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते और एक दो लापरवाही नहीं होती, तो लोग इस तरह से नहीं कहते कि इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमें फर्क पड़ता है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम यहाँ के बच्चे और उनके पेरेंट्स के प्रति समर्पित हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो आज से अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लोगों ने अभी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। लोग जो अच्छे थे वो अच्छा काम कर रहे थे, आज से नहीं, पहले से कर रहे थे। और वो अपना काम जारी रखेंगे, चाहे उनको इनाम मिले ना मिले, चाहे उनके वीडियो कोई दिखाए ना दिखाए, चाहे उनका इंटरव्यू कोई ले ना ले, चाहे वेबिनार पे उनकी चर्चा कोई करे ना करे। हम तो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, हजारों लाखों टीचर हैं, हम तो कितने टीचर्स से अपने इन छोटे से समय में बात कर लेंगे। लेकिन हम तो आप सबको ये कहना चाहते हैं कि आप इंपॉर्टेंट हैं। हम तो एक आइडिया देना चाहते हैं कि आप सब इंपॉर्टेंट हैं और हम में से हर कोई ये प्रयास कर सकता है। ऐसे लोगों को कई बार कहा जाता है कि आप धारा के खिलाफ बह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंसान तो वही है जो धारा के खिलाफ बह सके, क्योंकि भगवान ने हमें तो इसी लायक बनाया है कि हम धारा के खिलाफ बह सकते हैं। धारा के साथ पत्ता भी बह जाता है, लकड़ी का टुकड़ा भी बह जाता है, छोटा मोटा कोई हल्का पदार्थ भी बह जाता है धारा के साथ, तो क्योंकि उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, निर्जीव होता है। हम तो सजीव हैं, हम में तो जीवन है, हम में जिजीविषा है, हम में हर चीज है। तो वो कैसे साबित करेंगे अगर धारा के खिलाफ नहीं बहेंगे? या धारा के खिलाफ बहने का मतलब नियमों के खिलाफ बहना नहीं है, कानून के खिलाफ बहना नहीं है। बहना है उन चीजों के खिलाफ जो गलत तरीके से स्थापित कर दी गई हैं। सही तरीके से सही काम करना जो सही हुआ करता था, गलत लोगों को सपोर्ट अगर करना पड़ रहा है, उस धारा के खिलाफ बहना है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये जरूर कर सकते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कई बार कई प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल अपनी पीड़ा ये भी बताते हैं हमें कि सर हम करना चाहते हैं, कई टीचर्स कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, हमारे यहाँ माहौल कई बार नहीं होता है, फिर भी हम करने का प्रयास करते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि क्या जरूरत है, अगर किसी टीचर को कोई प्रिंसिपल एक्स्ट्रा काम करने के लिए कह देता है कि आप इस गतिविधि को भी देख लीजिए, आज ये टीचर किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाए, आप इनका लेक्चर भी ले लीजिए, तो तुरंत हम सबके चेहरे पर बड़े बुरे वाले भाव आ सकते हैं और हमारे चेहरे पर साफ साफ लिखा होता है वाई मी। हिंदी में बोलते हैं मैं क्यों। मैं इसको एक सिंड्रोम मानता हूं, मैं इसको एक बीमारी मानता हूं। मैं इसका नाम रखा हुआ था वाई मी सिंड्रोम, कि हम इंडियंस वाई मी सिंड्रोम से बहुत पीड़ित हैं। और हमारे सोशल सेक्टर में कई बार अच्छा काम नहीं होने के जो मुख्य कारण है वो है हमारे घरों से ही, हमारे बचपन से ही जो एक वाई मी की टेंडेंसी हमारे अंदर आ जाती है। किसी घर में 2 लड़के हैं और एक लड़के को स्कूटर चलाना आता है और उसकी मम्मी उसको हर रोज ठेला पकड़ा के कह देती है तुझे तो स्कूटर चलाना आता है, जा सब्जी ले आ। एक दिन वो लड़का ही सोचने लगता है वाई मी। तो ये ऐसा नहीं है कि वाई मी केवल सरकार के साथ जुड़ा है या हमारे शिक्षा विभाग के साथ जुड़ा है, ये इंसान के साथ जुड़ा है।
लेकिन बहुत सारे लोग इसको खुशी से स्वीकार करते हैं। हाँ, मुझे स्कूटर चलाना आता है, तभी तो मैं ला सकता हूँ पूरे घर के लिए सब्जी, ये कैसे ला सकता है, इसको तो आता नहीं है। माँ को कहीं बाहर जाना है किसी रिश्तेदार के घर पर, 2 बेटियां हैं उसकी, वो एक बेटी को बुला के कहती है, बेटी तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है, जब मैं 2 दिन 3 दिन तेरे मामा के यहाँ जाऊंगी तो पीछे से तू घर का ख्याल रखना, रसोई बना लेना, सब्जी बना लेना। हो सकता है कि उस लड़की के मुंह से भी निकल तो नहीं पाता हो, लेकिन मन में आता हो, वाई मी, क्योंकि मुझे सब्जी बनानी आती है, क्योंकि मुझे घर का काम आता है, तो इसीलिए मुझे काम करना पड़ेगा, वाई मी। तो क्या हम सरकार में आने के बाद भी, किसी भी विभाग में आने के बाद भी ये वाई मी से ग्रसित होने लगते हैं? मुझे तो लगता है कि जब हम किसी नौकरी की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्जाम की, और हमारा एडमिशन नहीं होता है, या हमारा एंट्रेंस क्लियर नहीं होता है, या हम सेलेक्ट नहीं होते हैं, मुझे तो लगता है कि हम सब अपने मन में एक नाराजगी पाल लेते हैं भगवान से, किस्मत से, किसी से भी, और शायद मन ही मन में एक सवाल पूछते हैं, वाई नॉट मी, मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये जो नॉट है, ये वो नौकरी मिलते ही गायब हो जाता है। जो वाई नॉट मी था नौकरी मिलने से पहले, उसका नाम हो जाता है वाई मी। नोट कहां चला जाता है, वो सोचना पड़ेगा। फिर मुझे लगता है कि शायद हम में से कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जो ये कहते हैं, सर आप समझ नहीं पा रहे, मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे काम नहीं चाहिए था। मैं रिपीट करता हूं, मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे काम नहीं चाहिए था। आप तो उनमें से नहीं है ना? आप समझ गए होंगे कि जॉब और काम, मैं इंग्लिश और हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे एक जॉब चाहिए थी जहां मैं काम कर सकूं, या मैं एक जॉब चाह रहा था जो मुझे मिलनी चाहिए। आप इनमें से कौन सी वाली जॉब समझते हैं? अगर मैं, मुझे मेरे दिए हुए काम पूरी निष्ठा से, लोगों के बेनिफिट के लिए, असूल्स के हिसाब से, असूल केवल सरकार के नहीं है, असूल मेरे पर्सनल जमीर के भी हैं, उनके हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, और जब भी मुझे काम दिया जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज वर्ड बोलते हैं हमारे यहाँ सरकार में, एक्स्ट्रा चार्ज। आपने कभी बॉर्नवीटा का डब्बा देखा है? बॉर्नवीटा, कैडबरी, ये जो बच्चों को दूध में मिलाते हैं, मैंने देखा है वो डब्बा, उस पे लिखा होता है विद एक्स्ट्रा चार्ज। तो क्या वहां एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब बर्डन है? नहीं, वहां विद एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा एनर्जी। तो हम सरकार में विद एक्स्ट्रा चार्ज को बर्डन क्यों मानते हैं कि मेरे को ये एक काम और दे दिया? तो जरा सोच के देखिए कि एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों नहीं है, जबकि मैं मेरे पोते को वही वाला डब्बा दिलाऊंगा, मेरे बेटे को वही डब्बा दिलाऊंगा जिसपे लिखा होगा विद एक्स्ट्रा चार्ज। लेकिन जब सरकार में मुझे कहा जाएगा एक्स्ट्रा चार्ज, तो मैं कहूंगा एक्स्ट्रा बर्डन, यानी कि मुझे और काम करना है। हम ये नहीं सोच पाते कि शायद डेस्टिनी ने, शायद भगवान ने मुझे चुना है उस एक्स्ट्रा काम के लिए, क्योंकि मुझ में वो एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है, और मैं शायद उसको बेहतरीन कर पाऊंगा औरों के मुकाबले। लेकिन शायद पॉजिटिव थॉट्स वो हमारे दिमाग में आती नहीं। एक छोटी सी स्टोरी, आर्थर एश नाम के एक ब्लैक अमेरिकन, यानी कि हुए, जो कि टेनिस के बहुत बड़े खिलाड़ी बने। उनकी लाइफ बहुत मोटिवेशनल है, उनकी स्टोरी पढ़ाई जाती है। वो आर्मी में भी रहे, उन्होंने कई कई कीर्तिमान स्थापित किए, और उन्होंने धारा के खिलाफ बहकना पुलिस, अंततः ग्रैंड स्लैम, जानते होंगे, विंबलडन में पहुंचे, बहुत कम एज में पहुंचे, और धारा के खिलाफ बह के विंबलडन को जीत लिया। और पहला वो ब्लैक अमेरिकन थे जिन्होंने कि विंबलडन को जीता। अब आप देखिए कि उन्होंने जब विंबलडन को जीता इतनी छोटी उम्र में, या इतने सारी ओड्स के खिलाफ, और एक दिन टेनिस से खेलते ही वो कोर्ट पे गिर पड़े। उनको अस्पताल लाया गया, उनको चेक किया गया, तो ब्लड सैंपल का टेस्ट हुआ तो पता चला उनको एड्स है, उनकी ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा नहीं जी पाएंगे। उनके फैंस को बड़ा दुख हुआ कि हमारा इतना अच्छा एक खिलाड़ी था जिसने कि कम उम्र में या धारा के खिलाफ बह के टेनिस में नाम बनाया। और एक फैन ने उनको बड़ी इमोशनल चिट्ठी लिखी और कहा कि अरे आर्थर जी, आप इतने बढ़िया खिलाड़ी थे, कम उम्र में आपके साथ ये हो गया। किसी फालतू के आदमी को कर देता भगवान। अगर ये बीमारी करनी थी, दुनिया में इतने फालतू के लोग बैठे, किसी को भी कर देता। वाई, क्या बोले वो, वाई यू, आप क्यों? ये चिट्ठी कहते हैं कि मिस्टर आर्थर एस को मिली, और उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा, और शायद उन्होंने कोई जवाब दिया होगा, क्योंकि वो जवाब उस मोटिवेशनल स्टोरी में तो आता है। वो कैसे उस तक पहुंचा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो जवाब फेमस हुआ। उन्होंने इस जवाब में कहा, उस फैन से उन्होंने एक तरह से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बात की। उन्होंने कहा कि पूरे देश, पूरे विश्व की आबादी कितनी है? शायद उस समय 5 अरब रही होगी, 500 करोड़। उन्होंने कहा कि टेनिस कितने बच्चे खेलना शुरू करते होंगे? 50 करोड़। उनमें से कितने सीख पाते होंगे? 5 करोड़। प्रोफेशनल सीखने की हिम्मत कितनी करते होंगे? 50 लाख। ग्रैंड स्लैम्स तक कितने पहुंच पाते होंगे? 5000।
विंबलडन के सेमीफाइनल तक कितने लोग पहुंचते होंगे? 4। फाइनल में कितने लोग पहुंचते हैं? 2। जीतता कौन है? 1। यार 500 करोड़ लोगों में से मैंने विंबलडन का कप उठाया। उस दिन तो मैंने भगवान से नहीं पूछा वाई मी, और आज ये थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो मैं पूछ लूं वाई मी, जब मेरी तो हिम्मत नहीं है पूछने की। आप सोच पाते हैं ऐसा? क्या आप ऐसा सोच पाते हैं कि मुझे भगवान ने इतने लाखों लोगों में से, इतने हजारों लोगों में से सेलेक्ट किया? इतने लोग रिजेक्ट हुए और मैं सेलेक्ट हुआ हूं। हजारों लाखों में से तो हम सारे सेलेक्ट होते ही हैं। अगर मैं सेलेक्ट हुआ तो मेरे पीछे इतने लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, आपके पीछे नहीं सेलेक्ट हो पाए। तो अगर मैं इतने बड़े सिलेक्शन के बाद एक पूरे स्कूल को मुझे चलाने का मौका मिला, 200, 500, 1000 स्टूडेंट्स की लाइफ को मैं, मेरे पूरे करियर में तो मैं 1 लाख बच्चे टच कर लेता हूँ अगर मैं 35 साल की लाइफ को समझूं, किसी ना किसी रूप में मैं 1 लाख बच्चे टच कर लेता हूँ। तो मैं इस मौके का फायदा कितने अच्छे से उठा पा रहा हूं? वाई मी? और मैं कह देता हूं वाई मी जब भी मुझे मौका मिलता है। तो जरा सोचिए, क्या आप कह सकते हैं ट्राई मी? आप ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे ट्राई करिए, किस्मत मुझे ट्राई करिए, प्रिंसिपल साहब मुझे ट्राई करिए, मेरे विभाग मुझे ट्राई करिए। मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं इंसान के रूप में ये मानता हूं कि मैं सजीव हूं, मेरे अंदर जान है, मेरे अंदर जज्बा है, और मुझ में ये हिम्मत है कि मैं धारा के खिलाफ जाके भी अच्छा काम कर सकता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब में वो चीज बनी है। ये कोई अलग लोग नहीं होते हैं जिनके किताबों में नाम आते हैं, जो हीरो बनते हैं, जिनकी कहानियां बनती हैं, ये अलग लोग नहीं है। ये हम सब जैसे ही लोग हैं। केवल इन्होंने ये ठान लिया कि वो आराम से हार नहीं मानेंगे, वो वो मकसद अचीव करके रहेंगे जिसके लिए वो जॉब में आए हैं। तो मेरी आज जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो आप सब उन लोगों के लिए है जो आज तक एक्स्ट्रा काम को मजे ले लेके करते रहे हैं। सलाम ऐसे लोगों को मेरी तरफ से, साधुवाद ऐसे लोगों को जिन्होंने उस एक्स्ट्रा काम को पूरी मेहनत से किया है। और एक बात बताइए, अगर हमने एक्स्ट्रा काम किया है तो हमारे सिस्टम को फायदा हुआ होगा, हमारे स्कूल को फायदा हुआ होगा, हमारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ होगा, और लोगों को लगा होगा नहीं यार, राजकीय तंत्र में भी ईमानदार लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, पूरी मशक्कत करने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल केवल प्राइवेट सेक्टर में ही पाए जाते हैं। हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जहां प्राइवेट सेक्टर हमारे बराबर नहीं आ सकता। हम जिस प्रकार के हालात में इलेक्शंस करवाते हैं, हम जिस तरह के हालात में बाढ़ का सामना करते हैं, हम जिस तरह के हालात में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं के समय राहत पहुंचाते हैं, हमारा मैच नहीं कर सकता कोई। इस तरह के काम के करने के लिए हमारा सरकारी सिस्टम हमेशा परफेक्ट होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम जिन कमियों के अंदर रह के बात करते हैं, जिन सीमाओं में रह के काम करते हैं, जिन लिमिटेशंस के बाद हम परफॉर्म करते हैं, उनकी बात कोई नहीं करता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें ये साबित करना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन वेबिनार के जरिए जो हम इन 5 टीचर्स का एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं, अरुण जी जो बात कर रहे थे स्मार्ट क्लास के बारे में, स्मार्ट क्लास फ्यूचर होगा, मैं मेरे सिस्टम में रहकर मेरे सिस्टम को और बेहतर बनाने का काम अगर कर रहा हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगा मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। और ये काम करने का मुझे गर्व होना चाहिए, मुझे सुकून होना चाहिए। और मैं औरों को देखकर अगर अच्छा नहीं बन पा रहा हूं, तो मुझे औरों को देखकर खराब भी नहीं होना चाहिए। मैं कम से कम पेंडुलम का वो उस तरफ नहीं जाऊंगा जिस तरफ आता है क्या जरूरत है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अब हमें हमारी जिंदगी के मकसद को समझना है। और मैं हर रोज ऐसे लोगों से मिलता हूं जिनसे मुझे प्रेरणा मिलती है, और आप भी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। केवल हमारा रिसीव करने वाला एंटीना थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, और हम लोगों को ज्यादा सिग्नल अब वहां के कैच होने लगे हैं जो हमारे आदर्श तो नहीं है। बताइए वो हमारे आदर्श है क्या? जो आदमी बच रहा है काम से, समय पे नहीं आ रहा है, लापरवाही कर रहा है, क्या वो हमारे आदर्श हैं? कभी हमारे आदर्श नहीं थे। लेकिन हम तो सारा दिन उनकी बात करते हैं, यार तुम्हें पता है वो ऐसे कर लेते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं। क्यों ऐसे लोगों की बात होती है? बात होनी चाहिए ऐसे लोगों की। मैंने अपनी 3 एपिसोड में आज तक 9 लोगों के बारे में बात की है, लेकिन मैं हर रोज बहुत सारे लोगों के बारे में बात करता हूं। मुझे बहुत सारे लोग संपर्क करने लगे हैं कि सर हम भी करना चाहते हैं, हम भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई मेरे तक नहीं पहुंच पाया है या मेरे इस प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में काम नहीं हो रहा है। दुनिया में काम हो रहा था, होता रहेगा। हम अपने समय में किस तरह से बेहतर काम करवाएं, यही मुझे सोचना है, यही सीडीओ साहब आपको सोचना है, यही डीओ साहब आपको सोचना है,
यही सीबीओ साहब आपको सोचना है, यही पीओ साहब आपको सोचना है, यही प्रिंसिपल साहब आपको सोचना है कि आज हम जिस पहाड़ पर पहुंच गए हैं उसके बाद एक और अगला पहाड़ है। मेरा भी प्रमोशन होगा, आपका भी प्रमोशन होगा, लेकिन अभी फिलहाल जिस पहाड़ पे खड़े हैं यहाँ की ग्रीनरी का एंजॉयमेंट कर ले, और काम करने में भी वो एंजॉयमेंट होता है, वो एंटरटेनमेंट होता है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि आज हमने बहुत सारी बातें की, और मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि हम अच्छी मंशा से आईसीटी लैब्स को चलाएं, नो बैग डे को मनाएं, और जो तो उन 3-4 चीजों की वजह से बार बार हमारे विभाग पे बात आती है उनको थोड़ा ध्यान रखें, उनके प्रति हम लोग अनदेखी ना करें, तो समय व्यवस्था करें। मुझे विश्वास आने वाले समय में हम कुछ कर पाएंगे। एक जल्दी ही मुलाकात वेबिनार के थ्रू आप लोगों से होगी, क्योंकि हम लोग 26 अगस्त को पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं। आज पहली बार आपके सामने लाना चाहता हूं। इसकी विधिवत लॉन्चिंग हम माननीय मंत्री महोदय से करवाएंगे। तो वो प्रोग्राम होगा कि किस प्रकार से राजस्थान के स्कूलों को सुरक्षित बनाया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं गुड टच बैच की, मैं बात कर रहा हूं बच्चों के साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के अब्यूज की, जो घर में भी हो सकता है, रास्ते में भी हो सकता है, बाजार में भी हो सकता है, स्कूल के आसपास भी हो सकता है। रोकने के लिए बच्चों को जागृति हमें देनी है। आत्म रक्षा का कार्यक्रम, रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुली चल रहा है, और उसी के साथ एक प्रोग्राम ये भी चलेगा कि कैसे कैसे 3-4 साल के बच्चे से लेके और लगभग 12-13 साल तक के बच्चों को, यानी कि नर्सरी बालवाड़ा की नर्सरी से लेके और 8वीं क्लास तक के बच्चों को कैसे हम लोग 1 या सवा घंटे के सेशन के जरिए इतना अवेयर कर दें कि उसको कोई भी बहला ना सके, उछला ना सके, और साथ हमारे कार्य नहीं हो जिसके कारण उसकी लाइफ में कोई दिक्कत आए। इसके बारे में एक सेशन जल्दी ही मैं आपके सामने लाइव करने की कोशिश करूंगा, और अगस्त के महीने में ही हम वो कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। और रेगुलर जो हमारा वेबिनार रहेगा, यानी कि आप कह सकते हैं किस्त नंबर 5, क्योंकि किस्त नंबर 4 तो रिजर्व हो गई, किस्त नंबर 5 जो हमारी होगी सितंबर के फर्स्ट वीक में, मैं चाहूंगा कि अब मैं पुरुषों की बारी लाना चाहता हूं, हमारे मेल हीरोज की, हमारे मेल वॉरियर्स की बात करना चाहता हूं। बताइए आपके आसपास कौन से ऐसे टीचर्स हैं पुरुष जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं, धारा के खिलाफ बह के काम कर रहे हैं, तमाम मुश्किलों के बावजूद बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, राज्य सरकार के एजेंडा के प्रति समर्पित होकर काम कर रहे हैं। हम उनसे मिलना चाहेंगे, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप लोग इन कार्यक्रमों को देखते रहें, इनको शेयर करते रहें, और आपको लगता है कि ये कार्यक्रम हमारे बीच में एक संवाद का काम करते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि एक टीम इन सारे कमेंट्स को पढ़ती है और उसके बेस पर अगले कार्यक्रम की नींव रखती है। तो जरूर इसी कमेंट्स में, लेकिन किसी पुरुष का केवल नाम बताने से काम नहीं चलेगा कि श्री राजेंद्र सिंह जी, बताना पड़ेगा कि कौन से स्कूल में है, और थोड़ा सा अगर मोबाइल भी आ जाएगा तो बहुत आसानी रहेगी टीम को उनसे संपर्क करना। हम कोशिश करेंगे 5, 6, 7 कितने लोगों को कवर कर सकते हैं, और जिनको कवर नहीं कर पाएंगे हम कुछ के नाम भी ले देंगे, क्योंकि नाम लेना भी इंपॉर्टेंट होता है। कोई हमारा नाम लेता था तो या लेता है तो हमें आज भी खुशी होती है, वो खुशी तो हम जरूर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं कि सर के बताए हुए मार्गदर्शन को, सर की बताई हुई बातों को हम लोग है धारा के विपरीत जाकर के भी अपने वजूद को है वो साबित करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।